तो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ इसको कवर किया था। बेसिकली हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी, जो कि एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक का 5th चैप्टर है, उसे स्टार्ट किए थे। और फिर हमने रॉबर्ट हुक और अदर साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा कि उन लोगों ने नॉट ओनली डेड बट ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में जानने का जो कोशिश है उन लोगों का, उसके माध्यम से हम लोग सेल के बारे में जाने। ये हमने काफ़ी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। ये देखिए कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो कि ह्यूमन बॉडी में है। ओके, तो देखिए आपके आँखों से जो आप काम करते हो, आपके हाथों से तो वो काम नहीं करते हो, नहीं आप अपने पैरों से वही काम करते हो, राइट। तो आँखों का काम, पैरों का काम, आँखों का काम, कान का काम, नाक का अंदर का काम, लंग का काम, हार्ट का काम, हर एक का काम डिफरेंट है। हर एक ऑर्गन, हर एक बॉडी पार्ट्स का फंक्शन डिफरेंट है। तो जो हर एक बॉडी पार्ट को बना रहा है, कौन बना? ईच बॉडी पार्ट। बेसिकली अगर हम देखें कि ये एक ओवरऑल ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये एक ओवरऑल ह्यूमन बॉडी है। तो बेसिकली ये ह्यूमन बॉडी जो है वो आपका छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स में है, राइट। हम एक आपको स्ट्रक्चरल ओवरव्यू दे रहे हैं। ये आप समझ लीजिए ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। जैसे कि ये आई हो गया, मान लीजिए ये आई वाला सिस्टम है, और यहाँ पे आपका है फिंगर्स, फिंगर, हैंड मूवमेंट वगैरह वगैरह। तो देखिए आँखों का जो काम है, फिंगर्स का काम डिफरेंट है, पर ये भी तो एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर आता है, बॉडी पार्ट है। वैसे ही अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ सेल, राइट। तो ऐसा है, ये जो आँख है इसका भी स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो सेल से बना है। वैसे ही फिंगर का भी जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो भी सेल से बना है। लेकिन ये दोनों जो है एक सेल्स, मतलब दोनों का चूंकि फंक्शन डिफरेंट है, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं। देखिए आप कितने टाइप्स के सेल है। जैसे कि मैंने न्यूरॉन, नर्व सेल के बारे में बताया था कि वहाँ पे एक एंटेना स्ट्रक्चर है, ऐसा टाइप का। आपको लगेगा कि ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये ऐसा दिखने में क्या लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जो एक्चुअल बायोलॉजी अगर आपको बेसिक लेवल में समझना है तो ऐसे ही डायग्राम्स आपको बनाने होंगे। तो ये ऐसे करके एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से कांटेक्ट में आता है, और ये अपना इंफॉर्मेशन जो है वो एक सेल के माध्यम से दूसरे नर्व सेल से ऐसे करके फ्लो करवाता है। ऐसा आपने कहाँ देखा है? ऐसा आपने फ्लो चार्ट्स में देखा है, राइट। कंप्यूटर में एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, वहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो करता है। तो यहाँ पे हम नर्व सेल में इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये एंटेनास का होने का रीज़न यही है। खैर ये सब तो हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो 5.2 है, सेकेंड पार्ट, उसे पढ़ेंगे। तो ये है आपका What is cell made up of? What is the structural organization of cell? मतलब अभी अभी हमने आपको जो ये ह्यूमन बीइंग वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, अब हम लोग सेल के बारे में जानेंगे कि भाई सेल को अगर हम एकदम मोस्ट बेसिक लेवल में अगर हम समझने की कोशिश करें तो दिखने में कैसा होता है सेल। तो बेसिकली दिखने में आप समझ लीजिए कोई एक स्ट्रक्चर है जिसका एक बाउंड्री है, ओके, एक बाउंड्री है, और एक भीतर में एक पार्ट है जिसे कि हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ओके। तो दो पार्ट हो गए, और एक है वो है ये फिलअप, कुछ फ्लूइड है जो इस जगह को, ये खाली जगह जो है आपको दिख रहा है, एक्चुअली ये खाली नहीं है, इसको फिलअप कर रहा है। ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ओके। तो स्टूडेंट्स इस किताब में वैसे तो बहुत कुछ है, ठीक है। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे
कुछ बच्चों को दिक्कत होता है, इसीलिए हम बेसिक लेवल में बोल रहे हैं। तो मोस्ट बेसिक लेवल में कितने कंपोनेंट्स हुए? 3 कंपोनेंट, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, बाउंड्री के अंदर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, अब हम लोग वैसे करके सब पार्ट्स के बारे में जानना शुरू करेंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी जो कि हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वही जो फर्स्ट पार्ट है आपका बाउंड्री, पहरेदार। बाउंड्री मतलब पहरेदार बोल सकते हैं, ठीक है। पहरेदार बाउंड्री के बारे में जानेंगे। इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सो जैसा कि आप जानते हैं ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर ये सेल क्या सच में ऐसे ही दिखने में होता है? अगर मैंने एक ड्राइंग बना दिया एक सेल का ऐसा टाइप का, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं आप। ऐसा भी सेल हो सकता है, ऐसा टाइप का भी सेल हो सकता है हो। उसके बाद में आप अगर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के बारे में सोचें, ऐसा भी सेल हो सकता है। मैंने आपको अभी अभी दिखाया ना, ये देखिए यहाँ पे कितने सारे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करके एक सिंगल सेल बन रहा है। तो ऐसे हो सकते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम में बनाया तो कोई गलत बात नहीं है। ओके, तो ये चला गया, इसको रखो। हाँ, अच्छा, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। तो ठीक है, हम लोग सबसे बेसिक रकम से बात करते हैं। ये बाउंड्री, ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये करता क्या है? याद है ना, मैंने पिछले क्लास में आपको क्या बताया था कि सेल के बाहर में क्या है? कोई खाली जगह नहीं है, दूसरा सेल है। इसके बाद में और भी दूसरा सेल है। मतलब एक सेल खाली आपको नहीं मिलेगा, इसके आसपास में दूसरे सेल्स हैं, ठीक है। तो ये सेल जो है, अभी हम लोग फिलहाल इसी के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये सेल जो है ये अपने आसपास के सेल और जो सराउंडिंग्स है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने से तात्पर्य है यहाँ से कुछ मटेरियल्स बाहर जाता है और बाहर से कुछ मटेरियल्स अंदर आता है। ओके, यही है इंटरेक्शन का मतलब। ओके, तो ये इंटरेक्शन कहाँ से कर रहा है? बाउंड्री से कर रहा है ऑब्वियसली। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है, बाउंड्री, दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस गोइंग इन एंड गोइंग आउट। समझ रहे हो आप लोग? तो देखिए, the plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell, ठीक है। बेचारा पहरेदार बहुत मेहनत करता है। It also prevents movement of some other materials। मान लीजिए कोई एंटी सोशल एलिमेंट बाहर से आ रहा है जिससे कि सेल को नुकसान हो सकता है, तो उसे कौन रोकेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अक्सर बहुत सारी बीमारियां जो होती है उसका होने का कारण ये होता है कि जब शरीर में कोई फॉरेन एलिमेंट आता है तो वो सेल के अंदर जाने का कोशिश करता है। नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसको रोकना चाहिए, फॉरेन एलिमेंट को सेल के अंदर जाने से, पर कभी कभी कुछ कारण से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे रोक नहीं पाता है, तो वो फॉरेन एलिमेंट सेल के अंदर में जाके बाद में उसको करप्ट कर सकता है, सेल को चेंज कर सकता है। फिर वही सेल मल्टीप्लाई करके और करप्टेड सेल्स बना सकते हैं। तो ये एक पॉसिबल रीज़न है कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ का। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हमने क्या जाना इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के माध्यम से? ये जाना कि पहरेदार अगर अपना काम ठीक ठाक ना करे तो बड़ी समस्या हो सकती है। ओके, चलिए, तो पहरेदार का बहुत इम्पोर्टेंस है। वैसे हमारे घरों में तो कोई पहरेदार नहीं होता है, हम लोग तो इंटरलॉक वगैरह ही लगा के सो जाते हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स वगैरह में बेचारा पहरेदार ज़रूर होता है, ये बात सही है। ओके, तो चूँकि ये जो पहरेदार है बाउंड्री, इट अलाउज एंड ऑल्सो समटाइम्स डजंट अलाउ। इसका मतलब सेलेक्टिवली अलाउ कर रहा है, सबको अलाउ नहीं करता है। ऐसा नहीं कि दरवाज़ा खुला हुआ है, गाय बैल कौवा बिल्ली कोई भी चोर उचक्का सभी घुस जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो देयरफॉर सिंस इट इज़ अलाउइंग सेलेक्टिवली, इसे अक्सर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ सकती है, इसे आप ध्यान दीजिए।
कि क्या रीज़न है जिसके चलते इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ओके, जस्ट बेसिक आइडियाज़ दिया मैंने आपको। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल, कैसे करके ये मूवमेंट होता है, एंड हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल। ओके, देखिए कुछ सब्सटेंस, सबसे पहला बात है कौन से सब्सटेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, दाल चावल रोटी सब्जी, नहीं ऐसा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, हमको सिंपल सब्सटेंस के बारे में बात करना है। जैसे कि एक सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अब हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में, मतलब ये जो अंदर आ रहा है जा रहा है, अब इसके बेसिक्स को जानने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस को जानना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्रोसेस से ये जो है सब्सटेंस अंदर बाहर होता है। इस पर्टिकुलर लाइन में देखिए एनसीईआरटी का हर एक लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हायर क्लास में आप देखोगे, क्लास 11-12 में बायोलॉजी में हर एक लाइन के ऊपर नीट में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज। ओके, सो हर एक लाइन को इम्पोर्टेंस देना है। इस लाइन में हमने जाना दो पर्टिकुलर सब्सटेंस के बारे में, टू सब्सटेंसेस जिनका की मूवमेंट हो सकता है। क्या है, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके फाइन, और क्या जाना कि ये जो मूवमेंट होता है जिस प्रोसेस से होता है उसे डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, नाउ डिफ्यूजन के बारे में तो हमने पिछले क्लासेस, नॉट क्लास, इसी क्लास में पिछले चैप्टर में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ओके, तो बिफोर वी कंटिन्यू लेट अस कंसिडर डिफ्यूजन क्या होता है। तो मान लीजिए ये एक आपका बाउंड्री है, इसके अंदर में बहुत सारे मान लीजिए छोटे छोटे सब्सटेंसेस घूम रहे हैं। कौन सा सब्सटेंस, ये देखिए, यही सब्सटेंस के बारे में हमने अभी कहा था। से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस आर जस्ट मोलिक्यूल्स। ये एक सिंगल वन ऑक्सीजन मोलिक्यूल है, ये एक वन कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डिफरेंट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स घूम रहे हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन मोलिक्यूल को हम ऐसे डिनोट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए इतने सारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स हैं, लेकिन बाहर में उतने सारे नहीं हैं। ठीक है, अच्छा अब आप बताइए तो क्या होगा, अंदर में बहुत ज़्यादा है, बाहर में नहीं है। तो अगर ये लोग जो है इनके एक साथ इतने सारे मॉलिक्यूल्स एक छोटे से जगह में अगर बहुत ज़्यादा रहें तो उनके चलते एक दूसरे से धक्का धुक्की बहुत ज़्यादा होता है, देयर इज़ प्रेशर अमंग देम। ओके, तो उसकी वजह से वो लोग बाहर जाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो यहाँ बाहर कैसे जाएंगे, ये तो बाउंड्री उनको रोक रहा है ना। लेकिन डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जहाँ पे वो बाउंड्री में आके जब धक्का मारते हैं तो कभी कभी वो बाउंड्री जो है वो ब्रेक करता है थोड़े देर के लिए और वो पार्टिकल बाहर आ जाता है। सो दिस इज़ डिफ्यूजन। वो सब समय नहीं करेगा, ठीक है, कोई एक आकर के जब उसको एक पर्टिकुलर फोर्स, मिनिमम फोर्स से अगर धक्का मारे तभी वो बाउंड्री को छेद करता हुआ बाहर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे उसके बाद बाउंड्री का क्या होगा, बाउंड्री थोड़े देर के लिए ओपन होगा उस पर्टिकुलर जगह में, फिर क्लोज अप हो जाएगा और ये पार्टिकल जो है ये बाहर में रिलीज आउट हो जाएगा। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से आप देखिएगा कि शुरुआत में शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, थोड़े देर बाद क्या होगा, ऐसा सिनारियो हो जाएगा, अंदर में जितना है बाहर में भी करीबन करीबन उतना हो जाएगा। मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेट रीच करेंगे जहाँ पे अंदर और बाहर दोनों जगह करीबन इक्वल अमाउंट ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स होंगे। ओके, अक्सर किताबों में इस प्रोसेस को ऐसे करके डायग्राम में दिखाया जाता है, यहाँ बहुत सारे हैं एटम्स या मोलिक्यूल्स और यहाँ बहुत कम है, तो ये धक्का मार रहे हैं, धीरे धीरे ये इधर आ जा रहे हैं, थोड़े देर बाद इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नंबर्स चेक करिए, इधर में कितने सारे हैं, स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोलिक्यूल्स थे, यहाँ कितने थे, 1 2 3 4 थे ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन एज ए रिजल्ट ऑफ इक्विलिब्रियम 10 + 4 14, रिजल्ट ऑफ इक्विलिब्रियम थोड़े देर बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इधर 7 और इधर भी
इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब समझ में आया? एज ए रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन दोनों तरफ एक जैसे हो गए। लेकिन याद रखिए ये भी चलता रहता है। ओके, डिफ्यूजन ऐसा नहीं है कि ये इक्वल में ही होगा, थोड़े देर बाद हो ही सकता है ये पर्टिकुलर मोलिक्यूलर महाशय जो है मोलिक्यूल या डिफ्यूजन करके अंदर आ जाए, तो उस समय हो जाएगा 8 6। फिर थोड़े देर बाद यहाँ से कोई यहाँ चला गया, 2 चले गए, तो फिर ये हो जाएगा आपका 6 8। सो दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग। ओके, चलिए दो। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, ये आप क्या दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में, क्या दिखाई दे रहा? पानी का बोतल। क्या है भाई बोतल में? ये प्लास्टिक मटेरियल है, अंदर में पानी है, ठीक है। तो ये पानी का जो है, पानी मतलब क्या है? वाटर मोलिक्यूल्स है। ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ डिफ्यूजन क्यों नहीं हो रहा है? आपने बताया सर कि यहाँ पे देखिए अंदर में इतने ज़्यादा हैं, यहाँ कम है, ये मेम्ब्रेन है, पास आउट करेंगे डिफ्यूजन से, तो ये भी तो एक मेम्ब्रेन के जैसा हुआ, बाउंड्री के जैसा हुआ। पानी कहाँ है? बाहर में तो कोई पानी नहीं है। अरे अगर बाहर में पानी आना होता थोड़ी हम वाटर बोतल में रखते। मतलब हमने ऐसा एक बाउंड्री चूज़ किया है एक मटेरियल से कि वो अंदर का चीज़ बाहर आने नहीं दे रहा। अंदर में जितने वाटर मोलिक्यूल्स है सब अंदर में ही रहे, बाहर में कोई वाटर नहीं है। मेरा हाथ गीला नहीं है, सूखा है। इसका मतलब है यहाँ जो डिफ्यूजन का पूरा खेल है ये इस मेम्ब्रेन का है। अगर ये मेम्ब्रेन अलाउ करेगा तभी डिफ्यूजन होगा। ओके, इफ इट्स अ मे बी वेरी थिक membrane of such a material which is not allowing molecules of one particular type from going from one side to another, then no diffusion will happen. So there is no certainty कि diffusion होगा ही। इसीलिए तो यहाँ पे कहा गया था selectively permeable membrane। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर मोलिक्यूल या एटम को ये मेम्ब्रेन महाशय अलाउ नहीं कर रहे हैं, कुछ को अलाउ नहीं करते हैं, है ना। तो इसी को कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, चलिए फाइन। अच्छा, देयर इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू ए रीजन वेयर इट्स कंसेंट्रेशन इज लो। दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। कंसेंट्रेशन ज़्यादा मतलब नंबर्स ज़्यादा, कंसेंट्रेशन कम मतलब नंबर्स कम। लेकिन याद रखिएगा पानी के बॉटल को नहीं भूलिएगा आप कि डिफ्यूजन होना ही है, कोई गारंटी थोड़ी है। मेम्ब्रेन अगर अलाउ करे तब आपका हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, ओके, समथिंग सिमिलर टू दिस डिफ्यूजन प्रोसेस हैपन्स इन सेल व्हेन फॉर एग्जांपल some substances like कार्बन डाइऑक्साइड बनता कहाँ है? सेल में कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से? बेसिकली सेल में कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन, व्हाट इज दैट? दिस इज रेस्पिरेशन एट द सेल लेवल। इसका एक आउटपुट होता है, वन ऑफ द आउटपुट्स इज वेस्ट आउटपुट, जो बेकार, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये जो है ये एज ए रिजल्ट ऑफ दिस सेलुलर रेस्पिरेशन ये वेस्ट आउटपुट बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ तो इसका मतलब है ये जो प्रोसेस से निकलता है, मतलब सेल के अंदर में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, करिए रेस्पिरेशन, ज़रूरत है हमको, ठीक है ना, एनर्जी मिलती है इससे हमें। लेकिन ये तो वेस्ट भी पैदा होता है, तो ये वेस्ट अगर सेल के अंदर बनता रहेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल बनता रहेगा, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये सेल जो है बूम, बम का जैसा फट जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे मोलिक्यूल्स हो जाएंगे जो इस मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे। तो सेल मेम्ब्रेन को क्या करना चाहिए? धीरे धीरे कचरा को बाहर फेंक देना चाहिए, एक ही बार में ना फेंके, धीरे धीरे कचरा को बाहर फेंक दे, है ना। तो यही काम ये करता है। देखिए, जैसा कि कहा, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल accumulates in high concentration inside the cell। अंदर में ज़्यादा है, बाहर में कम है।
देखिए सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये बहुत कम है कंपेयर टू इनसाइड, तो इसीलिए जैसे ही कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब अंदर में ज़्यादा बाहर में कम, सेल मेम्ब्रेन तुरंत तैयार हो जाता है। चलिए अपना काम करते हैं, कचड़ों को बाहर निकाल देते हैं ताकि हमें फटना ना पड़े। सीधी सी बात है भाई, सबको अपना ज़िंदगी प्यारा है, सेल मेम्ब्रेन को भी अपना लाइफ प्यारा है, उसे नुकसान नहीं करना है। बच्चों आपको भी अपना लाइफ प्यारा है ना, तो बढ़िया से पढ़ाई सुनिए, एंजॉय करिए। समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में लिखिए। ओके फाइन। सो एज सुन एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसेंट्रेशन, जैसा मैंने आपको कहा, इनसाइड दिस सेल एंड आउटसाइड, धीरे धीरे ये अंदर से बाहर आना शुरू होता है। ओके, सिमिलरली ये सेलुलर रेस्पिरेशन का इनपुट क्या होता है, ये तो हमने आपको वेस्ट आउटपुट बताया। इसका जो इनपुट है दिस इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, आएगा कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, वो अंदर आएगा। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हमको अंदर भेजना है कार्बन ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्सीजन भेजना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। ठीक है, अभी अभी हमने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया और ये इनपुट क्या था, ऑक्सीजन था। तो अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर एंटर करेंगे। फाइन, ये भी डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में बाहर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहेंगे, अंदर कम रहेंगे, तो डिफ्यूजन से वो अंदर एंटर करना शुरू करेंगे। फिर उनको सेलुलर रेस्पिरेशन में वो यूज़ अप हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे। फिर ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। मतलब ये जो अंदर आना और बाहर जाना का प्रोसेस है ये चलता ही रहेगा। ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ठीक है, और ये कौन किसके चलते हो रहा है, ये पूरी आपका सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपका डिसाइड कर रहा है कि कब कौन ऑक्सीजन डिफ्यूजन से अंदर आएगा और कब कौन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन डिफ्यूजन से बाहर जाएगा। फाइन, thus diffusion plays an important role in the gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment। यहाँ हमने दो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस किया, दोनों ही गैसियस इन नेचर है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ओके, इसीलिए ये बात कहा है। अब देखिए, वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब थर्ड सब्सटेंस आ गया, सब्सटेंस नंबर 3। सब्सटेंस नंबर 3 वो क्या है, वाटर, दैट इज H2O। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या क्या हमने सब्सटेंस देखा अब तक, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अब हम वाटर। मतलब प्रिंसिपल क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखिए प्रिंसिपल एलिमेंट्स क्या क्या हैं जिनका कि आपका सेल के अंदर बाहर में काम आता है। व्हाट आर द प्रिंसिपल एलिमेंट्स, आपको टीचर ये भी सवाल पूछ सकते हैं, तो आंसर होगा हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके, बिकॉज दिस सब्सटेंस नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 दे आर मेड अप ऑफ एसेंशियली दिस 3 एलिमेंट्स फॉर्मिंग कंपाउंड्स। ठीक है, दिस आर द 3 डिफरेंट कंपाउंड्स। ओके, नाउ जैसा कि बताया, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब अब तक जो हो रहा था उसे हम डिफ्यूजन बोल रहे थे, लेकिन जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हो रहा है, मतलब जब ये कहानी वाटर मॉलिक्यूल इधर से उधर आ जा रहे हैं, ओके, तब हम लोग उसे क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, तो हमने अब तक क्या पढ़ा, ये देखिए सब्सटेंस 1, 2, 3 ये डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल के अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, घुमा फिरी करते रहते हैं, अच्छी बात है। तो अब हम लोग दूसरा सब्सटेंस नंबर 4 बोल सकते हैं, वो क्या है, 4 थोड़ी ही है, तो वाटर की तो बात हो रही है। सब्सटेंस नंबर 3 ये भी आ जा सकता है, पर सॉरी, ये नंबर 3 जब आ जाता है, ये नंबर 1, 2 को आपका डिफ्यूजन बोलेंगे, नंबर 3 में इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए,
फिर से आ गया पानी का बोतल, बहुत अच्छी बात है। ये आरओ वाला पानी है, बहुत ही अच्छा पानी है, पीने में मीठा है, इसमें कुछ कचरा नहीं है, इसीलिए हम इसको बॉटल में रखे हैं पीने के लिए। सवाल है कि सेल के अंदर में क्या आपको इतना प्योर पानी मिलेगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट रहेगी, है ना। तो अभी हम लोग उस चीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, मिलावट से मतलब है कि उस पानी में, मान लीजिए ये पानी है, इस पानी में कुछ मिला हुआ रहेगा। आप लोग ऐसा पढ़ चुके हैं क्या? बिल्कुल। लीजिए 1 गिलास पानी, उसमें डाल दीजिए 2 चम्मच क्या चीनी डाल दीजिए, फिर घोल दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आपको चीनी दिखाई नहीं देगा, लेकिन पानी का लेवल ऊपर उठा दिखाई देगा, मतलब वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि उसमें चीनी आपने डाला है, ओरिजिनल लेवल से वॉल्यूम चेंज हुआ है, और आपको कोई शुगर मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं देगा, पूरा पानी एक है। लेकिन वो पानी बेसिकली दैट इज़ वाटर प्लस योर शुगर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पे कम से कम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 1 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल्स, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल, 1 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल्स है, और मान लीजिए वहाँ पे करीबन 1 लाख शुगर मॉलिक्यूल्स है। एक एग्जाम्पल दिए हम आपको, मतलब ज़्यादा कौन है? मेजॉरिटी वाटर है, माइनॉरिटी इज़ योर शुगर, ठीक है। ऐसे ही टाइप का सॉल्यूशन है। तो अब हम लोग सेल में ऐसे टाइप का सॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है इसे जानेंगे। तो देखिए, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट। मतलब क्या है? हमने आपको जो बताया, वहाँ आपको पीने का बढ़िया पानी थोड़ी मिलेगा, वहाँ पे जो पानी सेल के आसपास आएगा जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट रहेगी, ठीक है, मिला हुआ रहेगा, सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन द वाटर। इसका मतलब ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड ए हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन। ओके, तो चलिए, अभी हमने क्या पढ़ा? प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो बेसिकली ये क्या है? जहाँ पे हायर वाटर कंसेंट्रेशन है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 5 वाटर मोलिक्यूल्स, और ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो अलाउ कर सकता है। तो 5 वाटर मोलिक्यूल्स है, इधर कितने हैं? 1 2 3, मतलब कंसेंट्रेशन कम है। वाई? बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3, इधर 5 है, इधर 3 है, तो इधर से इधर एक नेट फ्लो हो सकता है। ओके, टू रीच एन इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा 4 and 4, जब दोनों साइड्स में 4 हो जाएंगे। ओके, तो चलिए इसी चीज़ के बारे में अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए, what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt। मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन लिया, शुगर या सॉल्ट किसी का भी पानी में मिला हुआ है, और उसके अंदर एक सिंगल प्लांट सेल, ओके, और एक अगेन सिंगल एनिमल सेल अगर डाल दिया तो क्या होगा? बहुत सिंपल है, ये बहुत हार्ड नहीं है इसका एनालिसिस करना। देखिए, यहाँ पे जो हमने अभी आपको बताया ऑस्मोसिस प्रोसेस, उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है। मान लीजिए कि इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, अगर हमने इसको डाल दिया अंदर, तो ये मान लीजिए आपका कंटेनर है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, और ये एक सिंगल सेल अकेला बेचारा पानी में डूब रहा है। ओके, तो ये बेचारा भस रहा है, डूब रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर सवाल है कि इसके अंदर में ज़्यादा पानी है या इसके बाहर में ज़्यादा पानी है। मान लीजिए इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, मतलब सेल के बाहर में आपका हायर कंसेंट्रेशन है। ओके, यहाँ कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, हायर कंसेंट्रेशन, और सेल के अंदर में आपका लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है। तो क्या होगा? अभी हम आपको बताया हायर से लोअर ट्रांसफ़र होता है। इसका मतलब तब पानी, वाटर मोलिक्यूल्स बाहर से अंदर जाएंगे, राइट। इस केस में इस सॉल्यूशन को बोला जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये देखिए, ओके,
ये आराम से अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ किया तो। नेक्स्ट, अगर ऐसा हुआ जब अंदर में जितना वाटर मोलिक्यूल्स है और बाहर का यहाँ पे सराउंडिंग में भी उतना ही वाटर मोलिक्यूल्स है, मतलब कहने का तात्पर्य है कंसंट्रेशन एक जैसा है अंदर और बाहर, तब आपका कोई फ्लो नहीं होगा, या आप बोल सकते हैं इक्वल फ्लो होगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए सेल के अंदर में आपका 14 वाटर मोलिक्यूल्स है और सेल के बाहर 14 है, तो आपको क्या लगता है कोई मूवमेंट नहीं होगा? ऐसा थोड़ी होता है। थोड़े देर बाद में बाहर से एक अंदर गया, वैसे ही थोड़े देर उसी साथ अंदर से कोई बाहर भी जा सकता है, राइट? तो मतलब इक्वल चीज़ हो सकता है यहाँ पे। ये 14 जो है ये थोड़े देर बाद में हो सकता है 13-15 हो जाए, फिर थोड़े देर बाद में हो सकता है 16 हो जाए एक, और ये उससे कम जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये 14 के ही आसपास रहेंगे। ओके, तो ऐसे केस में आपका जो सोल्यूशन है जहाँ सेल के अंदर और सेल के बाहर इक्वल कंसंट्रेशन है, उसे कहते हैं आइसोटोनिक। तो हायर वाला जब बाहर में हाई है, अंदर में मैं ऐसे ही लिखता हूँ, यहाँ देखिए, सेल वाटर कंसंट्रेशन, और ये है सराउंडिंग वाटर कंसंट्रेशन। ओके, तो जब आपका सराउंडिंग वाटर कंसंट्रेशन सेल वाटर कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, उस केस में हम लोग सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट केस में जब सेल वाटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सराउंडिंग वाटर कंसंट्रेशन, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, और थर्ड केस में जब सेल वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू सराउंडिंग वाटर कंसंट्रेशन, तब आपका क्या होगा? तब अंदर से बाहर में वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होगा, और इसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक। ये था हाइपोटोनिक और ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, जब सेल वाटर कंसंट्रेशन कम होता है सराउंडिंग से, तो सेल धीरे धीरे पानी खाते रहता है, तो इसकी वजह से सेल जो है छोटा से बड़ा हो जाता है। उसका मतलब उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, वो फूल जाता है। द सेल कैन स्वेल अप। ओके, चलिए, तो हमने 3 रकम के सॉल्यूशंस के बारे में जाना। सीधी सी बात है, ऑस्मोसिस एक मैकेनिकल प्रोसेस है, राइट? उसी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। तो देखिए, ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक मैकेनिकल डिफ्यूजन प्रोसेस है जहाँ पे कोई एनर्जी खर्चा वर्चा नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। पहले भी ये जो प्रोसेस हो रही थी आपका, ये देखिए सेल के अक्रॉस में ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा था, इसमें नो एनर्जी वाज यूज्ड, नो एनर्जी वाज एक्सपेंस्ड बाय द सेल। सेल को कोई एनर्जी खर्चा करना नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर भी डिफ्यूजन में भी, ऑस्मोसिस में भी सेल को कोई एनर्जी खर्चा करना नहीं पड़ता है। ओके ओके, तो चलिए अब एक एक्टिविटी किया जाए। व्हाट इज द एक्टिविटी? एक्टिविटी है आपका ऑस्मोसिस विथ एन एग। एग के साथ एक एक्टिविटी। वैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है ना स्टूडेंट्स? यस, आई नो दैट। चलिए, तो क्या है, एक अंडे को लीजिए, ले करके अंडा से होगा क्या? अरे भाई, हम आपको सेल का एग्जाम्पल बता रहे हैं। हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में शायद नहीं बताया है, पर और एक सेपरेट वीडियो में आप ज़रूर पा जाओगे इसके बारे में। बेसिकली ये जो एग है ना, ये एक सिंगल सेल है। क्या सिंगल सेल इतना भी बड़ा हो सकता है? हाँ, कभी कभी सिंगल सेल्स इससे भी बड़े हो सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन पानी पीता है या पानी उगलता है, कैसे होता है, इसको जानेंगे। सीधा बात है, वाटर मोलिक्यूल का पैसेज अंदर बाहर, इसको समझेंगे एक्टिविटी से। तो सेल एग को ले लिया, और क्या करना है भाई उसके बाद हमें क्या करना है, रिमूव द शेल ऑफ द एग। इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप डाल दीजिए, डुबा दीजिए, पूरा डुबा दिया। तो क्या होगा, उसके बाद में थोड़े देर डुबाने के बाद में क्या होगा, इसका जो शेल है, बाहर का कवरिंग है,
वो क्या है, मेनली कैल्शियम कार्बोनेट है, वो जो रहता है वो पिघल जाएगा आपका। उसके बाद आपको इस जो एग है उसको पकड़ के ले लेना है। तो ये जो आपको मिलेगा, उसके बाद में जो आपको एग मिलेगा, उसका जो आउटर लेयर है वो बेसिकली आपका सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, फाइन। अब आपको क्या करना है, इस अंडे को जो कि अपना बाहर का जो है शेल खो चुका है, इसे पानी में डुबा देना है 5 मिनट तक। ओके, एक काम करिए, बेस्ट है कि आप ऐसे 2 अंडे लीजिए जो एक जैसे साइज के हो। ठीक है, 2 अंडे जो एक जैसे साइज के हो, एक के दोनों के साथ में ये HCl वाला एक्सपेरिमेंट करिए, डुबाइए, फिर दोनों को बाहर निकालिए, फिर एक को पानी में डुबाइए। ठीक है, पहले एक को अपने थाली में रख दीजिए और दूसरे एक को पानी में डुबाइए 5 मिनट तक। उसके बाद आप देखिएगा ये जो एग है ना, इसका साइज बड़ा हो गया है, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ गया है। कैसे बढ़ा, कहाँ से बढ़ा, ये जरूर पानी पिया है। इसका मतलब क्या था, ये जो एग था इसके अंदर में जितना वाटर मोलिक्यूल्स था उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन पानी में था वाटर मोलिक्यूल्स का, इसीलिए बाहर से वाटर मोलिक्यूल्स अंदर चला गया। अंदर जाते ही वो एग जो है वो फूल गया, स्वेल अप, राइट। So the egg swells because water passes into it by diffusion, no osmosis। लिक्विड में हो रहा है ये प्रोसेस, इसीलिए ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, अब यही वाला जो दूसरा अंडा हमारे हाथों में रह गया, उससे आप कंपेयर करिए, देखिएगा कि वो छोटा है, ये वाला बड़ा है। अब वो वाला जो अंडा है, ठीक है, उसको वैसे ही रखिए और एक अंडा को लीजिए, फिर HCl वाला एक जैसा ही अंडा, HCl का एक्सपेरिमेंट करिए। ले करके अब आप उसी डी शेल्ड एग को ले करके कंसेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबाइए। कंसेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जहां बहुत सॉल्ट घुला हुआ है पानी में। ठीक है, उसमें आप उस एग को डुबाइए। तो आप देखिएगा थोड़े देर बाद में एग का साइज छोटा हो गया है। पिछले केस में एग का साइज बड़ा हुआ था, इस केस में एग का साइज छोटा हो गया है। मतलब क्या हुआ, मतलब अंदर में जरूर वाटर मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन ज़्यादा था, वो सब बाहर चले गए। तो आप बोलोगे कि क्या हुआ भाई, अचानक जब हमने पानी में डाला था तो ये पानी पी गया, मतलब अंदर में जितना वाटर मॉलिक्यूल्स थे पर यूनिट वॉल्यूम में, उससे बाहर में पर यूनिट कंसेंट्रेशन को समझने का तरीका है। देखिए, कंसेंट्रेशन को समझने का तरीका है काउंट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक सिंपल एस्टिमेट है 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। मतलब आप एक क्यूब ले लीजिए जिसका हर एक साइड है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा इतना, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक यूनिट है। तो इसके अंदर में कितने सारे मॉलिक्यूल्स है आप उसे काउंट करिए। फर्स्ट केस में क्या हुआ था कि अगर हम सेल का ये वाला चीज काउंट करें तो हम देखेंगे कि सेल के अंदर में नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स वाज लेस देन द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब एस्टिमेट। ओके, आउटसाइड। दूसरे केस में क्या हुआ, यहाँ तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, मतलब इस सॉल्यूशन में नमक मिला हुआ है, राइट। इसका मतलब ओवरऑल वाटर का कंसंट्रेशन कम है, जबकि एग के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, इसीलिए अंदर से पानी बाहर चला गया। दैट इज वाटर मोलिक्यूल्स आर एस्केपिंग आउट ऑफ द एग टूवर्ड्स आउटसाइड, दैट इज इन द सॉल्ट सॉल्यूशन। इसीलिए ये जो है इसका साइज, चूंकि अंदर से पानी चला गया, इसका साइज छोटा हो गया। नेक्स्ट, आप ये एक्सपेरिमेंट करिए ड्राई रेजिन्स या एप्रिकॉट लेकर के। सेम थिंग, क्या करना है, आपको पानी में डाल देना है थोड़े देर के लिए, या फिर शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में डालना है। तो देखिएगा कि जब पानी में आप डाल रहे हैं वो स्वेल अप कर जाएंगे, लेकिन जब आप कंसेंट्रेटेड शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में देंगे तो देखिएगा वो छोटे हो जाएंगे। यही चीज़ हो रहा है जो हमने अभी एग के साथ में देखा। ओके, तो हमने यहाँ पे ऑस्मोसिस को एक्टिविटी के माध्यम से समझने की कोशिश की है। ओके, तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ओके,
सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लेकिन काफ़ी इलास्टिक इन नेचर होती है। क्यों? अगर इलास्टिक इन नेचर नहीं होता तो ये अंडा फट नहीं जाता। इतना पानी पी करके ये जो छोटा से बड़ा हो गया, या फिर कभी कभी बड़ा सेम साइज से छोटा हो गया, ये तभी हो सकता है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इलास्टिक इन नेचर। ओके, तो ये भी हमें इसके बारे में बताता है। सो इट इज़ इलास्टिक इन नेचर एंड स्ट्रेचेबल टू सम एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि यहाँ से एकदम इतना बड़ा फूल जाएगा या छोटा हो जाएगा, काफ़ी एक्सटेंट तक ये स्ट्रेच कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, अच्छा, अब देखिए यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर है, सिंगल सेलुलर, और साथ ही साथ वो फ्रेश वाटर में जीते हैं, वो और मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स ये जो है ये वाटर गेन करते हैं थ्रू ऑस्मोसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। इसका मतलब ऑस्मोसिस का और दो एग्जाम्पल्स हमने क्या देखा, एक था प्लांट रूट ये जैसे करके एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, प्लांट रूट एब्जॉर्ब वाटर, ये एक हो गया। उसके बाद में यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म और प्लांट सेल्स, ये जैसे करके वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सो हमने आज इफेक्टिवली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में ही पढ़ा है इस सेल मेम्ब्रेन में। ओके, देखिए सेल मेम्ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट, दिस डिफ्यूजन प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ ए सेल। इन एडिशन टू दिस, इसी के साथ आपका सेल ऑल्सो ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इनके साथ साथ वो बाहर से आपका न्यूट्रिएंट्स भी लेके आता है। ओके, डिफरेंट मोलिक्यूल्स मूव इन एंड मूव आउट थ्रू दिस ट्रांसपोर्ट। ओके, थ्रू दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट से। ओके, ये देखिए द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, यहाँ भी इस चीज़ को बताया गया है, एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सो मेड अप ऑफ किससे? ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स known as lipids, okay, and protein. So किससे बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? लिपिड एंड प्रोटीन से। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे। इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है 1 माइक्रोमीटर के आसपास है ऑफ द ऑर्डर। बड़ा भी होता है, एक कोई देख लीजिए, एक का तो आप छू सकते हैं, है ना? तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये हमने आपको जस्ट छोटे वाले का एक ऑर्डर बताया। और देखिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, उसकी वजह से ये जो सेल है वो काफ़ी खाना बाहर से ले सकता है, फूल सकता है। ओके, एक प्रोसेस है नोन एज एंडोसाइटोसिस। यहाँ से आपका बाहर से फूड लेकर के वो एब्जॉर्ब करता है। एमीबा एक्वायर्स इज फूड थ्रू सच प्रोसेसेस नोन एज एंडोसाइटोसिस। तो स्टूडेंट्स, यही चीज़ हमने आज